हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि एफडीआई, टाइप्स ऑफ एफडीआई क्या होता है। एफडीआई हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। टाइप्स ऑफ एफडीआई क्या होता है, एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस पर्टिकुलर पार्ट में कि इस टाइप ऑफ एफडीआई से कैसे प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे या आपको किस तरीके से आप केस स्टडीज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा चैप्टर, तो इसे स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई। तो एफडीआई के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के टाइप्स होते हैं एफडीआई के, ग्रीन फील्ड एफडीआई, ब्राउन फील्ड एफडीआई और जॉइंट वेंचर एफडीआई। तो देखते हैं ग्रीन फील्ड एफडीआई मतलब क्या होता है। बेसिक समझते हैं पहले कि ग्रीन फील्ड मतलब क्या होता है कि अ, जब कोई मतलब दूसरे देश में कोई कंपनी इंडिया में, मान लीजिए कोई दूसरे देश की कंपनी है जिसने इंडिया में बिल्कुल शुरुआत से, है ना, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। वो हमारी इंडिया में आई, उसने हमारी इंडिया में जमीन खरीदी, उसमें फैक्ट्री बनाई, मजदूर हायर किए और प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, चीजें बनाना शुरू कर दिया। तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्रीन फील्ड एफडीआई। जब कोई दूसरे देश की कंपनी यहाँ पे आके नया नया सेटअप लगाएगी, पहली बार यहाँ पे कंपनी लगाएगी, तो उसे हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड एफडीआई। इट इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच अ पेरेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशेस अ सब्सिडियरी इन अ डेस्टिनेशन कंट्री, है ना। कोई अपनी सब्सिडियरी खोलेगी या ब्रांच खोलेगी। इट बिल्ड्स ऑपरेशंस फ्रॉम द स्टार्ट, स्क्रैच मतलब शुरुआत से, अपने शुरू से यहाँ पे ऑपरेशन शुरू करेगी। जैसे कि एग्जांपल देखें कि एमसी डोनाल्ड्स, Hyundai इंडिया, पेप्सी इंडिया आर एग्जांपल्स ऑफ द ग्रीनफील्ड एफडीआई। ठीक है, ये ग्रीनफील्ड एफडीआई के एग्जांपल है। अगर लेटेस्ट या अपने जो जो हम हमसे जो फैमिलियर एग्जांपल है, तो उससे हम देखें तो टेस्ला कंपनी है ना, जो कार, इलेक्ट्रिक कार बनाती है, वो हमारी इंडिया में आई, हमारी इंडिया में उसने एक नई नई फैक्ट्री बनाई। ठीक है, ये होगा आपका ग्रीनफील्ड एफडीआई। या हम लोग बोल सकते हैं कि अमेजोन, अमेजोन इंडिया में आई, उसने इंडिया में अपने नए वेयर हाउसेस बनाए और नए से यहाँ पे बिजनेस शुरू कर दिया। ये हमारे जान पहचान वाले एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। फिर दूसरे आता है हमारा ब्राउन फील्ड एफडीआई। तो ब्राउन फील्ड एफडीआई मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जो दूसरे देश में पहले से बनी हुई है ना, उसमें इन्वेस्ट करना, उसे खरीदना या उसे टेक ओवर करना या उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करना। कोई दूसरे देश की कंपनी, विदेश की कंपनी, वो हमारी इंडिया में आएगी, जो हमारी इंडिया में पहले से बनी बनाई कंपनी है, उसको खरीदेगी, उसके मैनेजमेंट में हिस्सा लेगी या उसे टेक ओवर करेगी। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे it is an investment in which a multinational corporation buys stock in an established firm in the host country। वही बोल रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी बहुत सारे देशों में अपनी अपनी ब्रांचेस है, वो जाएगी होस्ट कंट्री में। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में आई है, वो इंडिया में जो बनी बनाई कंपनी है उसके शेयर खरीदेगी, उसका स्टॉक खरीदेगी और उसके मैनेजमेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। एग्जाम्पल दे रहे कि डाइची सैंक्यो, जापान की कंपनी है ये। जापान एक्वायर्ड दी रैनबैक्सी इंडिया, तो हमारी इंडिया की कंपनी रैनबैक्सी इंडिया, उसमें ये सैंको कंपनी ने क्या कर दिया, यहाँ पे शेयर खरीद लिया और उसकी मैनेजमेंट में हिस्सा ले लिया। अगर फैमिलियर एग्जांपल हम लोग देखने जाए तो क्या वॉलमार्ट है ना, वॉलमार्ट ने क्या किया कि फ्लिपकार्ट, जो फ्लिपकार्ट कंपनी है हमारी ऑनलाइन, तो उसमें क्या किया, मेजोरिटी स्टेक यहाँ पे खरीद लिए। या आप बोल सकते हो कि टाटा ने जो जैगवार लैंड ओवर है उसको टेक ओवर कर लिया। ये हमारे फैमिलियर एग्जाम्पल होते हैं कि कोई बनी बनाई कंपनी है, उसमें आपने जाके वहां पे उसके शेयर खरीद लिया और उसके मैनेजमेंट में हिस्सा ले लिया या उसे उसके टेक ओवर कर लिया। फिर आता है जॉइंट वेंचर। नाम से आपको थोड़ी आइडिया लग जाएगी कि जॉइंट वेंचर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ मिलके आपस में मिलती है और काम करती है। ये क्या करती है, अलग अलग देश की हो सकती है फ्रेंड्स, ये दो कंपनीज होती है वो अलग अलग देश की भी हो सकती है। यहाँ पे अलग अलग देश का ही आप लोग कंसेप्ट ही, क्योंकि ये फॉरेन फॉरेन एफडीआई है ना, तो यहाँ पे अलग अलग देश की कंपनीज ही होगी जो एक साथ आएगी, एक साथ काम करेगी, अपने कैपिटल को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी टेक्नोलॉजी को, नॉलेज को, इन सारी चीजों को शेयर करके एक बेटर प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जांपल है यहाँ पे हीरो होंडा कंपनी। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा एफडी प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। तो ऐसे कौन से सेक्टर से, हमने पिछले पार्ट में देखा बहुत सारे 37 है ना, 37 ऐसे सेक्टर देखे जहाँ पे एफडीआई अलाउड है। कौन कौन से रूट से अलाउड है या आप बोल सकते हो कि कितना परसेंट अलाउड है, ये पूरा हमने वहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम ऐसे सेक्टर्स देखेंगे जहाँ पे एफडीआई अलाउड है ही नहीं, है ना। आप जाके भी यहाँ पे जो इस ये पर्टिकुलर सेक्टर के जो शेयर है वो बेच नहीं सकते हो। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन से है, या इसमें से दे दिए जाएंगे, एक दे दिया जाएगा, या बाकी तीन जो है वो पहले जो पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पे एफडीआई अलाउड था उसमें से दिया जाएगा और बोलेगा कौन से नहीं है, या इनमें से दिया जाएगा और एक उनमें से दिया जाएगा और बोलेंगे कि कौन सा है। ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं है कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। बहुत टाइम होता है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है आपको। और यहाँ पे
ये जो हमने एफडीआई की टाइप देखी ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत कम बार आते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जांपल दिया जाएगा कि मान लीजिए ये एक यूएस की कंपनी है, कंपनी ए है, उसने क्या किया, हमारी इंडिया की कंपनी है रिलायंस कंपनी, तो उसमें यहाँ पे मैं उसके शेयर खरीद लिए मान लीजिए 74%, है ना, 74% यहाँ पे शेयर खरीद लिए। तो ये एग्जाम्पल किस टाइप का है, ये ग्रीन फील्ड है या ब्राउन फील्ड है, ठीक है, या जॉइंट वेंचर है, या फिर घुमा फिरा के पूछेंगे, या बोलेंगे कि यूएस की कंपनी ए है, वो हमारी इंडिया में आई, हमारी इंडिया में उसने जमीन खरीदी, वहां पे फैक्ट्री बनाई, वहां पे प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, ये एफडीआई किस टाइप का है, तो ये है एक का ग्रीन फील्ड एफडीआई। क्वेश्चन कैसा भी पूछे, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी आंसर आप लोग कर पाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर कौन कौन से है, ठीक है। ये आता है आपका लॉटरी बिजनेस, विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट, प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, जो भी लॉटरी लगती है हमारी, हम जो लॉटरी जो हम लोग गेम खेलते हैं या जो भी लॉटरी रिलेटेड प्रोग्राम्स रखते हैं, तो वहाँ पे एफडीआई अलाउड नहीं है। गैमलिंग, बेटिंग एज वेल एज कसिनोज, ठीक है, ये आपको पता होगा कसिनोज, तो यहाँ पे भी आपको एफडीआई अलाउड नहीं है। चीट फंड में भी आपका एफडीआई अलाउड नहीं है। तो चीट फंड क्या होता है ना, चीट फंड भी एक लकी ड्रॉ जैसा ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं 10 12 20, वो क्या करते हैं, हर महीने में हर पर्टिकुलर टाइम में, जनरली ये मंथली होता है, ठीक है, मंथली कुछ अमाउंट यहाँ पे एक कलेक्ट करते हैं। और मान लीजिए अगर 10 मेंबर है तो किसी एक मेंबर को वो पैसे जो है वो उधार पे दे देते हैं। तो अगर वो जो सिलेक्ट करते हैं ना हम 10 मेंबर में से कि किसे किसे ये पैसे देने हैं, तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं, लकी ड्रॉ जैसा होता है, ठीक है, चिट्ठियां बनाते हैं हर एक नाम, हर एक पर्सन के नाम की, और चिट्ठी उठा के जिसका भी नाम आएगा उसको वो पैसे दिए जाएंगे। इस प्रकार का होता है चिट फंड, वहां पे भी आपको एफडीआई अलाउड नहीं होता है। फिर आता है आपका निधि कंपनीज, तो निधि कंपनीज क्या होती है, एक टाइप ऑफ एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, जो कंपनीज एक्ट के तहत जो कंपनीज एक्ट है हमारा 2013 का, उसके तहत यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, एग्जैक्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी बड़ी लेवल पे होता है। तो जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी जैसा ही जो सेविंग है हमारी, उस सेविंग को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए ये निधि कंपनी से यहाँ पे बिठाई गई थी। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो एक दूसरे से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और अपने ही मेंबर को वहाँ पे लोन देने के, वो जो पैसा इकट्ठा किया है उसे अपनी मेंबर को यहाँ पे लोन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एफडीआई अलाउड नहीं है। फिर ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर। तो टीडीआर क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपका घर है, जो रोड के किनारे पे ये रोड है, और यहाँ पे है आपका घर, ठीक है। तो आपके घर के सामने यहाँ पे मान लीजिए 400 स्क्वायर फीट की जगह है। तो अब क्या होगा कि सरकार को लगता है कि ये रोड जो है बहुत छोटी है, हमें लंबी बनानी है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार बोलेगी आपका जो 400 स्क्वायर फीट का जगह यहाँ पे आपकी घर के सामने है, वो आप हमें रोड बनाने के लिए दे दीजिए। और ये दो मान लीजिए 200 स्क्वायर फीट आपको दे दिया, है ना। तो 200 स्क्वायर फीट अगर आपको दे दिया तो 200 स्क्वायर फीट की जगह आपको किसी और एरिया में दी दी जाएगी, या उसके बदले में आपको पैसे दे दिए जाएंगे। या मान लीजिए कि आपको बोलेंगे कि आपके एरिया में जो अपने आपका 2 3 मंजिल यहाँ पे घर है, चौथा मंजिला बनाने के लिए आपकी परमिशन नहीं है, लेकिन अगर आपकी जमीन रोड बनाने के लिए वहां पे चली गई है सरकार को, तो सरकार बोल सकती है कि आप जो 200 स्क्वायर फीट है वो ऊपर अपनी चौथा मंजिला यहाँ पे बना सकते हो, कोई भी बात हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि अब मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, आपका मन नहीं, आपको नहीं बनाना है चौथा मंजिला, या आपको जो यहाँ पे दूसरी जगह पे यहाँ पे जमीन मिल चुकी है, वहां पे आपको नहीं बनवाना है घर, तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये डेवलपमेंट राइट मिल गया है ना, आपको सरकार ने डेवलपमेंट राइट दे दिया कि आपकी जमीन हमने ले ली है, तो आपको एक तो यहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप चौथा मंजिला बना सकते हो, या आप किसी दूसरे एरिया में वहाँ पे जगह मिली वहां पे आपको जमीन है वहां पे आप लोग रह सकते हो। तो आप लोग बोलोगे पहले से मेरा घर है तो वहां पे जाकर मैं क्या करूंगा, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो डेवलपमेंट राइट आपको मिला है उसे आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप चाहे तो ये किसी बिल्डर को या किसी ऐसे आदमी को जिसे भी आप देना चाहते हो उसे ट्रांसफर कर सकते हो, जिसे बोलते हैं टीडीआर, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। तो वहां पे भी आपको एफडीआई अलाउड नहीं है। रियल इस्टेट बिजनेस, ये तो सबको पता है, वहां पे भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, रियल इस्टेट बिजनेस डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स और ब्रिजेस। अब बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म, जो फार्म हाउस बनाते हैं हम लोग, फार्म हाउस हर कोई नहीं बना सकता है, वो भी जो सिलेक्टेड फार्मर्स होते हैं जिनकी एक रेपुटेशन होती है वो फार्म हाउस बना सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपका एफडीआई अलाउड नहीं है। और रियल एस्टेट में कौन कौन सी बिजनेसेस को छोड़ के, जो टाउनशिप, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे एफडीआई लेते हैं फ्रेंड्स, हमें पता है कि रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए हम लोग एफडीआई लेते हैं, जरूरी है वो। तो उसके लिए हम लोग एफडीआई ले सकते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ के जो भी आपका रियल एस्टेट आता है, जिसकी मान लीजिए रेसिडेंशियल एरिया हो गया, या इन सारी चीजों को छोड़ के जो चीजें होती है रियल एस्टेट में, वहां पे आप लोग एफडीआई अलाउड है, लेकिन उन सॉरी एफडीआई अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, सीरूट्स, सिगारोल्स एंड सिगारेट्स ऑफ टोबैको और ऑफ टोबैको सब्स्टिट्यूट। तो टोबैको से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है आपके, वहां पे भी एफडीआई आपको अलाउड नहीं है।
एक्टिविटीज सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन। ठीक है, रेलवे तो वैसे भी अभी ओपन हो गया है, रेलवे भी एफडीआई कितना है अभी 100% है। ठीक है, हमने देखा पहले पार्ट में 100% यहाँ पे आप रेलवे में एफडीआई ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एनर्जी, यहाँ पे एफडीआई अलाउड नहीं है, जो चीजें पर्सनल होती है। ठीक है, जिनको एफडीआई, जिनको ओपन अप करने के बाद हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसे यहाँ पे धोखा हो सकता है, तो वो चीजें हम यहाँ पे उन सेक्टर्स में यहाँ पे हम लोग एफडीआई अलाउड नहीं करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, तो एक देखा हमने एफडीआई, जहाँ पे क्या होता है, किसी दूसरे देश की व्यक्ति हो या कंपनी हो जो हमारी इंडिया की कंपनी में यहाँ पे क्या करेगा, शेयर खरीदेगा और उसकी मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा। और दूसरा आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो जिसमें क्या होता है कि फॉरेन की कंपनी हो या व्यक्ति हो, वो क्या करता है, हमारी इंडिया की कंपनी में शेयर खरीदता है, लेकिन मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता। उसे कोई मतलब नहीं मैनेजमेंट में किसकी किसके साथ बनती है, मैनेजमेंट अकाउंट किसके साथ झगड़ता है, कोई मतलब नहीं है। वो बस चाहता है कि उसका जो शेयर का वैल्यू है वो बढ़े, और जब भी उसे प्रॉफिट नजर आएगा तो वो शेयर बेच के वो चला जाएगा। ठीक है, उसे बस प्रॉफिट से मतलब है। एफआईआई रेफर्स टू शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स एंड हेज फंड्स। वही बोल रहे हैं कि शेयर आप जो हेज फंड्स होते हैं या जो स्टॉक होते हैं वहां पे आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाते हो, प्रॉफिट नजर आता है तो आप बेच देते हो। इट इज जनरली वोलाटाइल एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्लाइट इज ऑलवेज देयर। तो ये जनरली वोलाटाइल होता है और कैपिटल फ्लाइट होता है। कैपिटल फ्लाइट मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से क्या होता है ना, आपकी देश से जो आपकी पैसा जो है वो आपके देश से बाहर चला जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है कंट्रीज में, जब कोई पॉलिटिकल इशू हो जाता है या इंटरनल कोई इशू हो जाता है, तो फॉरेन जो हमारे इन्वेस्टर्स है उनका विश्वास उठ जाता है। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से अपने शेयर बेच के यहाँ से चले जाना चाहते हैं, तो उससे हम बोलते हैं कैपिटल फ्लाइट है ना, फॉरेन करेंसी जो है तो हमारे देश से चली जाती है। फिर मान लीजिए अगर इकोनॉमिक स्लम है, पॉलिटिकल टर्मोइल है और हर्ड बिहेवियर ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल आउटफ्लो। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कंपनीज बेस्ड आउटसाइड इन इंडिया दैट ऑफर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन इंडिया। तो ऐसी कंपनीज होती है जो इंडिया के बाहर बनी हुई होती है और हमारी इंडियन कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। The portfolio investment program allows foreign institutional investors, non-resident Indians, and persons of Indian origin to invest in India's primary and secondary capital markets। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं ना कि यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, सिक्योरिटीज खरीदते हो। ये जो प्रोग्राम है इसके तहत आप लोग क्या करते हो, सिक्योरिटीज खरीदते हो, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड करते हो, और उनके बदले में यहाँ पे पैसे उनको बेच के यहाँ पे पैसे कमाते हो। ठीक है, तो ये होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये, क्योंकि हर कोई शेयर खरीद, आजकल तो सभी के शेयर होते हैं। ठीक है? हर कोई शेयर खरीदता है बेचता है, शेयर मार्केट में तो सभी लोग हैं। फिर अंडर दिस अरेंजमेंट फॉरेन, यहाँ पे एक टर्म डिफरेंस है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब ऐसे लोग होते हैं जो हमारे इंडिया में, जिनका जन्म इंडिया में हुआ है लेकिन अभी वो फॉरेन कंपनी में बसे हुए हैं, जॉब वहीं पे करते हैं, वहीं पे सेटल है। और एक होता है इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो यूएस में रहता है, उसका जन्म मान लीजिए यूएस में ही हुआ है, लेकिन उनके माता पिता, उनके दादा दादी वो इंडिया में उनका जन्म हुआ था, तो वो इंडियन ओरिजिन थी। ठीक, ये पूरा टर्म हमारा आगे फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है, तो वहां पर हम लोग क्लियर कर देंगे कि किसे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे या किसे हम नॉन रेसिडेंट इंडियंस बोलेंगे। ठीक है, कितने दिन आपको इंडिया में रहना पड़ेगा तब जाके आपको एनआरआई बोला जाएगा, ये सारी बातें वहीं पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर आता है आपका अंडर दिस अरेंजमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस कैन एक्वायर शेयर्स और डिबेंचर्स इन इंडियन कंपनीज थ्रू इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। अब जो एनआरआई है और जो एफआईआई है, उनको अगर इंडियन कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो उनको वो स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनके जरिए यहाँ पे शेयर खरीदने पड़ेंगे। दे आर रजिस्टर्ड एज एफआईआईज विद सेबी एंड प्ले एन इसेंशियल पार्ट इन कंट्रीज कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस। तो वो सेबी में यहाँ पे रजिस्टर होते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, और वो इंडिया की जो मतलब इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। फिर एफपीएच फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जनरली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो कंपनीज होती है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिसे आगे क्लियर कर लेंगे। तो they have been a major driver of India's financial market. ठीक है, in the financial year 21-22 net FPIs were negative $11.97 billion. Foreign institutional investment outflows were 9.34 billion and portfolio investment by India was 2.63 billion. नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इफेक्ट क्या हुआ है कोरोना का वो देखिए आप लोग। कोरोना में क्या हुआ, लोगों ने शेयर जो यहाँ पे खरीदे थे उसे बेचना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा नेट फॉर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था वो निगेटिव में चला गया था। ठीक है,
कंपेयर टू द नेट इनफ्लो ऑफ द 36.14 बिलियन इन द प्रीवियस ईयर। तो 2020-21 में जितना भी यहाँ पे हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था उसके कंपैरिजन में 21-22 में बहुत ही कम हमें देखने को मिला। Because of its well-developed primary and secondary market, India has attracted foreign institutional investment and foreign portfolio investment। तो हमारा एक जो सेकेंडरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट जो है, तो सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट में ऐसी सिक्योरिटीज की लेन देन होती है जो पहली बार यहाँ पे शेयर खरीदते हैं ऐसी कंपनीज की, और सेकेंडरी मार्केट में मान लीजिए मैंने आपको शेयर बेचे, आपने दूसरे फ्रेंड को बेच दिया, वो दूसरे फ्रेंड ने किसी तीसरे को बेच दिया, जो भी पहली दूसरी तीसरी बार जो भी शेयर की यहाँ पे खरीदारी होती है वो होती है सेकेंडरी मार्केट में, और डिटेल में है लेकिन आगे देखेंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इंडिया में ना एक अच्छे खासा इनको मैनेज कर रखा है, अच्छे खासे डेवलपमेंट इन दोनों मार्केट्स में है, जिसकी वजह से जो फॉरेन के लोग है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हाउएवर जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट एंड कोविड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज हैव रिजल्टेड इन अ कैपिटल फ्लाइट ड्यूरिंग द 21-22, है ना। हर साल में कुछ ना कुछ इश्यू होता है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ आपको हेडलाइंस यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इनकी वजह से क्या हुआ, ऐसा ऐसा इशू हुआ जिस वजह से हमारा फॉरेक्स रेट जो है वो कम हो गया, लोगों ने यहाँ पे फॉरेक्स जो करेंसी है वो अपने देश में ले जाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही 21-22 में कम की हुई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि कोविड था, या रशिया यूक्रेन का जो डिस्प्यूट था वो था, या जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस टाइम पे जो भी रही होगी, इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे शेयर खरीद रखे थे उसे बेच के वो अपने जो करेंसी है फॉरेन करेंसी वो हमारे देश से बाहर जाने लगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, एफडीआई और एफआईआई का टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस दे रखा है, सॉरी एग्जांपल नहीं है, तो इसे एक बार देख लेंगे। तो एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन ये होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई में इट गोज डायरेक्टली इनटू मशीन्स दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। हमने देखा कि दूसरे देश की कंपनी यहाँ पे आके पैसे लगाएगी, अब पैसे लगाएगी कंपनी में, मतलब क्या करेगी, वो कंपनी में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, चीजें बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो वो मशीन खरीदने में वो यहाँ पे पैसे लगाएगी, जमीन खरीदने में पैसे लगाएगी, बिल्डिंग बनाने में पैसे लगाएगी, तो उसे बोलेंगे एफडीआई। तो एफआईआई क्या होता है, इट गोज इनटू हेज फंड, शॉर्ट टर्म इक्विटीज एंड सिक्योरिटीज, वही कि ये सारे ना आपके सिक्योरिटीज के टाइप होते हैं, ठीक है, फंड हो गया, बॉन्ड हो गया, वो यहाँ पे आके शेयर खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, प्रॉफिट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बेच के चले जाएंगे, सॉरी मिलेगा तो भी बेच के चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो भी बेच के चले जाएंगे। फिर आता है आपका एफडीआई में इट इज अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म होता है, और एफआईआई जो होता है आपका शॉर्ट टर्म होता है। इट कंट्रीब्यूट्स इनटू जीडीपी ऑफ द कंट्री बाय वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एफडीआई क्या करता है, आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होती है कि किसी एक पर्टिकुलर साल में किसी एक बाउंड्री के अंदर कोई देश जितने गुड्स और सर्विसेज को पैदा करता है उसकी मनी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। तो अगर एफडीआई करते हैं, मतलब क्या यहाँ पे प्रोडक्शन बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, तो वो हमारे जीडीपी में ऐड होगा ना, तो इसे हम एफडीआई क्या होता है, आपके जीडीपी को बढ़ावा देता है। लेकिन एफआईआई में ऐसा नहीं होता है, उसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, वो बस शॉर्ट टर्म इक्विटीज में यहाँ पे पैसे लगाता है, जब भी इन्वेस्टर्स का मन करेगा वो उसे पैसे को जो शेयर को बेच के चला जा सकता है, ठीक है। लेकिन द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट में एड और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कंट्री जीडीपी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि जहाँ जो लोग होते हैं वो यहाँ पे कंपनीज में मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन जो शेयर खरीदते बेचते हैं, जो शेयर खरीदते बेचते हैं, जो प्रॉफिट उन्हें मिलता है, तो यहाँ पे उस प्रॉफिट पे जो टैक्स आपको पे करना है, जैसे हमारी कंट्री में ना अभी 12 लाख से आगे हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो वैसे भी उनकी इनकम अगर किसी पर्टिकुलर अमाउंट से आगे चली जाती है तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो टैक्स क्या होता है, वो हमारे देश के इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे हमें हेल्प करती है, ठीक है, मदद करती है, उनका उतना ही उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है देश की डेवलपमेंट में। फिर आता है चौथे नंबर का डिफरेंस एफडीआई में, इट इज स्टेबल इन नेचर एंड देयर इज हार्डली एनी थ्रेट ऑफ कैपिटल फ्लाइट, ठीक है, ये स्टेबल होता है और कैपिटल फ्लाइट जल्दी से नहीं होता है ना। अगर आपने मशीनरी खरीदी है, मान लीजिए आप चाहते भी हो मशीनरी बेच के चले जाए, तो आपको कस्टमर भी मिलना चाहिए जो उस मशीन को खरीद सके, तो ये लॉन्ग टर्म होता है, इतनी आसानी से आप लोग चीजें बेच के या एफडीआई यहाँ पे यहाँ से निकाल के नहीं ले जा सकते हो। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है, ये वोलाटाइल होता है, और कैपिटल फ्लाइट की जो धोखा है वो हमेशा रहता है, ठीक है, इज ऑलवेज देयर इन द इवेंचुअली इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या और कोई भी इशू होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, शेयर्स बेच के तुरंत यहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर पांचवें नंबर का है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द होस्ट नेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना। एफडीआई करने से पहले मान एफडीआई यहाँ से निकालना आसान नहीं है, लेकिन लोग इतनी आसानी से लगाते भी नहीं है, वो पूरी तरह से स्टडी करते हैं, वो देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या है जिस देश में हम लोग पैसे लगा रहे हैं, वहाँ का होस्ट नेशन की नेशन कैसा है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, क्या वो स्टेबल है या नहीं, क्या वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल तो नहीं है, क्या इकोनॉमिक स्लो डाउन तो नहीं है, ये सारी चीजें कंसिडर करके वो एफडीआई करते हैं, ठीक है। लेकिन एफपीआई में क्या होता है, आर्बिट्रेज एंड हेजिंग वेरिएशन। आर्बिट्रेज होता है कि चलो यहाँ पे पैसे लगाने से
अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, अंदाजा लगाते हैं कि पैसे मिल जाएंगे तो बेच देंगे, ठीक है, अगर नहीं भी मिल जाएंगे तो भी जल्दी से बेच के यहाँ से चले जाएंगे। इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल लिबरलाइजेशन मेजर्स एडॉप्टेड बाय द नेशन टू अट्रैक्ट सच कैपिटल। तो क्या होता है, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं जिसकी वजह से वो उनको एक प्रॉफिट नजर आता है कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे शेयर खरीद लिए तो आपको हम लोग अलॉटमेंट में ज्यादा या ऐसे कोई भी कंडीशन लगा देंगे जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है, ये अच्छी पॉलिसीज है तो यहाँ पे हम लोग शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। एफडीआई में क्या होता है, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और जॉइंट वेंचर, ये टाइप हमने देखे। एफआईआई में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हॉट मनी, ठीक है, एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ हेज फंड्स, ठीक है। हेज फंड, हॉट मनी, या आप लोग सिक्योरिटीज या शेयर स्टॉक, ये सारे क्या है, ये आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स है। और आपके ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, जॉइंट वेंचर, ये सारे टाइप के आपके एफडीआई के। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है, एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एफडीआई में क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका ग्रीनफील्ड एफडीआई। तो ग्रीनफील्ड एफडीआई में क्या होता है, किसी दूसरे देश की कंपनी मान लीजिए इंडिया में आ गई, वहां पे जमीन खरीदी, नई नई जमीन खरीदी, नई नई सब्सिडरी उसने बनाई, ब्रांच बनाई है ना, प्रोडक्शन किया। तो पहली बार जब कोई कंपनी आती है, पूरी शुरुआत से शुरू करती है, तो उसे बोलते हैं ग्रीनफील्ड। फिर आता है आपका ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब किसी दूसरे देश की कंपनी हमारे इंडिया में आई, जो हमारे इंडिया में पहले से बनी बनाई कंपनी है, उसे खरीदा या उसके शेयर खरीदे या उसे टेक ओवर कर लिया, यानी जो भी हो, पहले से जो बनी बनाई कंपनी है उसमें अगर कोई शेयर खरीदता है या उसे अगर कोई टेक ओवर करता है तो उसे बोलते हैं ब्राउन फील्ड एफडीआई। फिर आता है जॉइंट वेंचर, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंपनी जो है वो एक दूसरे के साथ आपस में आती है, आपस में नॉलेज शेयर करती है, रिसोर्सेज शेयर करती है, पैसे शेयर करती है, टेक्नोलॉजी शेयर करती है और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है। फिर हमने बहुत सारे सेक्टर देखे जहाँ पे एफडीआई अलाउड नहीं है। तो कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो लॉटरी बिजनेस है वहां पे नहीं है, गैम्बलिंग, बेटलिंग, कसिनोज में नहीं है, चीट फंड में नहीं है, निधि कंपनीज में नहीं है, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में नहीं है, रियल एस्टेट में नहीं है, फार्म हाउस बनाने में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगारेट रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है वहां पे एफडीआई अलाउड नहीं है। फिर हमने देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया या रेलवे ऑपरेशन हो गया, तो वहां पे भी अलाउड नहीं है। फिर हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि जब किसी दूसरे देश की कंपनी या व्यक्ति यहाँ पे पैसे लगा, हमारी इंडिया की कंपनी में पैसे लगाती है, लेकिन मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं लेते, उसे कोई मतलब नहीं मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, वो बस प्रॉफिट कमाना चाहती है, प्रॉफिट नजर आता है तो शेयर बेच के चले जाते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म होती है, वोलेटाइल होती है और यहाँ से कैपिटल फ्लाइट बहुत की मतलब ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने ये नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि ये नंबर से और आपको भी इसे याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर डिफरेंस हमने देखा, तो डिफरेंस एक बार आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।